हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके बोर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये 9 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है बच्चों, तो ये चैप्टर अच्छा होना चाहिए। दो चीजों में लैक करते हैं बच्चे बोर्ड्स में जनरली इस चैप्टर में। पहला, इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। सिर्फ वो ट्राई करते हैं रटने की, इसको वैसा नहीं करना है आपको। दूसरी चीज, इसके एमसीक्यूज उनसे नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही ठीक से नहीं समझा, तो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? आपसे सिर्फ फॉर्मूला याद करने से आपके न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जितना करेंगे, उतना मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे घर पे। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो दोनों काम करने वाले हैं हम लोग। क्या काम करने वाले हैं हम लोग? एक तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट सेल्स। सही है? चलो रीड आउट कर देता हूं मैं आपको डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, राइट, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी सुना है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, राइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग वही सीखने वाले हैं कि हमारे पास दो तरह के सेल हैं, जहां पे हम एक में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं उनको क्या बोलते हैं दोनों सेल्स को। चलिए, तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं इसको, या फिर वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप सबको पता है किसे बोलते हैं? जो खुद से हो जाते हैं, राइट, जिन्हें कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होती। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, लेकिन कोई बात नहीं। आप बस इतना जान लो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद से हो जाते हैं। आप इसकी अंग्रेजी पे मत जाना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फौरन से, एकदम से। इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसे प्रोसेस या ऐसे रिएक्शन जो खुद से हो जाते हैं, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस वाले सेल में हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ऐसे प्रोसेस जो खुद से हो जाएंगे केमिकल प्रोसेस, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे में हम लोग बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, जो खुद से नहीं होते। उनको हम लोग कैसे कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो रिएक्शन खुद से नहीं होते, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, उनको हम लोग कैसे कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस सेल से, और फिर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, राइट, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। चलो, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो ये है कि ये जो पूरा चैप्टर है ना आपका, वो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। ठीक है? आपको रिडॉक्स रिएक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। अगर आपको नहीं है, तो जितनी चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। द फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है? क्योंकि ये सवाल पूछ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इट इज अराउंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ठीक है? बिटवीन सब्सटेंसिंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, कॉमनली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप सबको पता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये लिख सकते हो आप, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये देखो बच्चों लिखा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है? आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा चैनल। ठीक है? चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखो, जो आरईडी जो वर्ड है ना, वो वर्ड आया रिडक्शन से। ये कहां से आया? रिडक्शन से। और OH जो वर्ड है, इतना इतना, वो आया ऑक्सीडेशन से। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लिख के दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बच्चों Zn प्लस HCl। ठीक है? ये मिलकर क्या देता है हमें? ZnCl2 प्लस H2, राइट। ये रिएक्शन सबने पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे देखो, हमें कैसे पता चला कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है?
जब भी एलिमेंट अकेला होता है, एलिमेंटल फॉर्म में होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट किसमें, जीरो में। और यहाँ पे देखोगे तो +2 में है। क्यों? दो इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन में खींच लिए, दो क्लोरीन में, राइट। तो जीरो से किसमें चेंज हो गया, ये +2 में चेंज हो गया। जब भी ये नंबर बढ़ता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जिंक की क्या हुई है बच्चों? ऑक्सीडेशन हुई है। करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं HCl वाले में। HCl में H+ कितना, HCl में हाइड्रोजन कितना है आपका, +1। ठीक है, और Cl कितना है, -1। तो हाइड्रोजन +1 से किसमें चला गया, जीरो में चला गया। यहाँ पे कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो +1 थी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितनी हो गई, जीरो। तो +1 से जीरो हो गया, राइट। +1 से क्या हो गया, जीरो, पीछे की तरफ चले गए। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं ऐसे, मान लो ये जीरो है आपका, इधर चलेंगे तो +1 है। ठीक है, इधर चलेंगे तो +2 है। तो आप +1 से जीरो में गए हो, यानी कि पीछे की साइड गए हो, तो नंबर भी रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब होता है बच्चों रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। +1 से किसमें चला गया, जीरो। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख सकते हैं रिडक्शन। करेक्ट। ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, और रिडक्शन हुआ है किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर है इतना? जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। में लिख देता हूं। ठीक। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बचपन में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखे, जिसने सीखे उसके रिवाइज हो जाएंगे, और जिसने नहीं सीखे थे बचपन में उसको वो पढ़ लेगा ना, राइट, वो समझ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। जो आपने बचपन में ही पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जो लॉस है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जो गेन है वो रिडक्शन कहलाता है, वैसे भी पढ़ते हैं लोग इसको। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पढ़ना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम कैसे पढ़ेंगे, देखो। ऑक्सीडेशन को आप और क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन को बच्चों मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिख सकते हैं हम, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ON लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो कोई +1 में था और वो +2 में चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मान लो कोई जीरो में था और वो +2 में चला गया, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर रिडक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो रिडक्शन की बात करने में, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। चलिए रिडक्शन की बात कर लें। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर कह सकते हो आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एलिमेंट जो था +1 में था और वो किस में चला गया, जीरो में चला गया, तो नंबर घट गया, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो +2 में था और जीरो में चला गया, या फिर मान लो +1 में था और -1 में चला गया, इसको भी डिक्रीज ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो जो है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मैंने लिख दिए। क्लियर हो गया होगा आई गेस इतना, ठीक है। हम लोग इसको कैसे याद रखते थे बचपन में, ऑयल रिग करके बच्चों, एक टेक्निक हमारे टीचर्स बताते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब यहाँ पे समझो, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है, आई का मतलब है यहाँ पे इज, और एल का मतलब है लॉस, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऐसे याद रखना। यहाँ पे आर का मतलब है रिडक्शन, ठीक है, आई का मतलब है यहाँ पे इज, और जी का मतलब है यहाँ पे गेन। तो रिडक्शन इज गेन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऐसे इसको याद रख सकते हो आप लोग। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा क्लियरली आपको, बहुत छोटी सी चीज थी, ये समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ में आई फिर भी बता देना एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। आप कंफ्यूज मत होना कि मैं फिजिक्स पे क्यों जा रहा हूँ, थोड़ी सी फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई होती है, वो आपको हेल्प करेगी आगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री की वे में इसको।
कंडक्टर्स या कंडक्टेंस, कंडक्टर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? जो बस में टिकट काटता है। नहीं, कंडक्टर्स यहाँ पे हम किसको बोलते हैं? जिनमें से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू करते हैं, या फिर कह सकते हो जिनसे करंट पास थ्रू करता है, राइट। कंडक्टर्स किसको बोल सकते हैं हम लोग? सब्सटेंसेस थ्रू विच, या लिख सकते हो सब्सटेंसेस विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर NaCl मैंने लिख दिया, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं, राइट। ये क्या करते हैं? चार्ज पास, चार्ज को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दिस फिनोमिना इज नोन एज कंडक्टेंस, है ना। इंसुलेटर इसका जस्ट उल्टा होता है। इंसुलेटर के बारे में भी पढ़ना नहीं है यहाँ पे। इंसुलेटर कौन से होते हैं? विच डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू। सही है, कंडक्टर समझ में आ गया होगा आपका। ये जो है बच्चों, ये कहलाते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। जैसे कॉपर सिल्वर लिखा मैंने, है ना, ये मेटल्स हैं, तो इनको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। ये टाइप हो गए, आपके आगे चल के पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर्स। और NaCl हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का दूसरा नाम बच्चों आयोनिक कंडक्टर भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयंस के थ्रू कंडक्ट करता है। और मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से कंडक्ट करता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या फिर आयनिक कंडक्टर। सही है, टाइप्स में आ गया, और पढ़ लेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया अभी, फिर से रिकॉल करा देता हूँ। दो है बच्चों हमारे पास, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी इसी का नाम है। ये याद रखना दोनों नाम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। और ये जो मेरे लेक्चर है, ये 12th नीट एंड जेईई मेंस इनफ है इनके लिए, क्योंकि मैं डिटेल में करा रहा हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर आप जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली भेज सकते हो, मैं करा दूंगा, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को क्या बोलते हैं? आयोनिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर, ठीक। सबसे पहले हम लोग मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना। सिल्वर भी अच्छा होता है, सिल्वर भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट ही है। बस सिल्वर हम ज्यादा इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि महंगा होता है, और आप लोगों को पता ही है आजकल सिल्वर तो और ज्यादा महंगा हो गया, ठीक। तो कभी पढ़ना इसके बारे में, सिल्वर क्यों महंगा हो रहा है, ठीक है। तो सिल्वर कॉपर ये अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स में, मेटालिक कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रोलिट, जनरली मेटल सारे कंडक्टर होते हैं, ये मैंने अच्छे वाले आपको बताए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात करें या आयनिक कंडक्टर के बारे में बात करें, मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको, है ना। जितने भी हमारे एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सब, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक में आएंगे। एसिड्स कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, अब हमें फैक्टर्स डिस्कस करने बच्चों, इनसे सवाल आता है कि मेटालिक कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो, 7वीं 8वीं क्लास में शुरू हो जाते हैं, आप सबको पता है। मेटालिक कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? भाई मेटालिक कंडक्टर सबसे पहले तो मेटल पे डिपेंड करेगा, कौन सा मेटल ले रहे हो। जैसे कि मैंने अभी अभी कॉपर और सिल्वर को बेस्ट बताया। करते तो सारे कंडक्टर हैं, करते तो सारे हैं कंडक्टर्स, लेकिन कॉपर सिल्वर क्या है? बेस्ट। तो टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का मेटल है। सबसे पहली चीज टाइप ऑफ मेटल, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर कह लो, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। दूसरी चीज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर किसी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम, तो वो कम कंडक्ट करेगा एज कंपेयर टू अगर किसी के पास दो है। मान लो सोडियम है मेरे पास, है ना, तो सोडियम पे आपने हमेशा 1+ चार्ज देखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज हो जाएगा, राइट। एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज हो जाएगा, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसका एक एटम एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम क्या है इसके? ज्यादा है, राइट। इस वजह से वो कंडक्टेंस भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा आपका।
तो वही लिखा है, पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ठीक है, पहला वही है। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। तीसरा डेंसिटी ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, लोग नहीं बताते इसके बारे में, ठीक है। और चौथा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो समझो। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो कोलिजन्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ठीक है, रुकावट, रुकावट के लिए खेद है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, घट जाएगी। रेजिस्टेंस तो उल्टा होता है ना कंडक्टेंस का, ठीक है। तो चौथा यहाँ पे टेम्परेचर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे फीचर्स में, मतलब इन सारे फैक्टर्स में, ठीक है। टेम्परेचर के साथ मैंने लिखा भी है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। अब आता है सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को जानने। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान ले, क्या वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं भाई? जो डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है एक्वस या मोल्टन स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक। जैसे NaCl है, अगर उसे आप पानी में डालोगे नमक को, तो किसमें चेंज हो जाएगा, या मोल्टन स्टेट में लेके आओगे Na प्लस और Cl माइनस में, तो वो किसमें चेंज हो गया, आयंस में डिसोसिएट हो गया, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है मेरे पास, C6H12O6, क्या आपने कभी इसको डिसोसिएट होते देखा है? नहीं देखा होगा, अगर दिखे तो मुझे बता दें, ठीक है। तो ये है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, है ना, ऐसा भी कह सकते हो, इन मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर मोल्टन स्टेट हो, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करते हैं। जैसे कि लिखा ही है यहाँ पे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, है ना। जैसे एसिड का एग्जांपल दिया मैंने, जनरली मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HCl हो गया, राइट, HCl क्या होगा, टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, जैसे ही आप इसको एक्वस स्टेट में लेके आओ या मोल्टन फॉर्म में लेके आए, राइट। जैसे बेस हो गया कोई, फॉर एग्जांपल NaOH हो गया आपका, ठीक है। NaOH भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये भी आयंस में टूट जाएगा। सॉल्ट हो गया आपका NaCl, इन दोनों को मिला के बनता है। सॉल्ट भी किसमें टूट जाता है, आयंस में, Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक कर जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। दीज सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, या सॉलिड फेज कह लो, क्योंकि सॉलिड फेज में आयंस का डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट। चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप देख लेते हैं। दो तरह के हमारे पास, एक स्ट्रांग और एक वीक, ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रांग एंड वीक। यहाँ फिर से इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखिए, substances whose aqueous solution allow the conductance of electric current and are chemically decomposed are called electrolyte। केमिकली चेंज आता है, डिकम्पोज हो जाते हैं ऑब्वियसली। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं बच्चों, जो पूरी तरीके से नहीं टूट, आधा अधूरा या उससे भी कम टूटता है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, आपको भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर डिकम्पोज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, वेरी स्मॉल एक्सटेंट कह लो या फिर पार्शली, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो आप, पार्शल, है ना, ये पार्शली, इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जैसे कि सिट्रिक एसिड है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, और भी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है आपके, जो आप खाने में भी यूज कर लेते हो, है ना, एसिटिक एसिड हो गया आपका, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वीक होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए आपके, है ना, कुछ इनऑर्गेनिक भी एसिड्स भी इसमें आते हैं, बेसिस आते हैं, जैसे अमोनिया हो गया आपका, ये सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे होता है पार्शियल डिसोसिएट। दूसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरह टूट जाते हैं। मतलब मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए इलेक्ट्रोलाइट के
और मुझे 100 ही आयन मिल गए, कैटायन भी 100, एनायन भी 100। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल लेने से 200 आयन मिल गए, 100 कैटायन 100 एनायन। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिनका डिसोसिएशन पूरी तरीके से होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, 100% डिसोसिएशन होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमारे जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए आपके NaOH वगैरह, ये सब, KOH हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। या फिर मोस्टली सॉल्ट, सारे ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट, दो तीन को छोड़ के सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। चलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बता चुका हूँ। इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए आपके, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग में किस किस की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट दैट आर हाईली डिकम्पोज्ड, है ना, ये किस लिख सकते हो आप, कंप्लीटली। हाईली से अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो कंप्लीटली डिकम्पोज इन एक्वा सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंटली, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मिनरल एसिड्स हो गए, जैसे कि अभी अभी बताया, कुछ सॉल्ट हो गए, है ना, एंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज के बारे में बात कर लें, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग अलग कर पाते हैं। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अल्फा बच्चों होता क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, अल्फा क्या होता है आपका, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोलोगे, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो रहा है या फिर कितना आयोनाइज हो रहा है, उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, उस एक्सटेंट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जैसे कि मैंने बताया अल्फा से डिनोट करते हैं। आप समझो निकालेंगे कैसे, जैसे HCl लिया मैंने बच्चों, और HCl के मैंने कितने ले लिया, 100 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ, तो अगर यहाँ 100 लिए थे तो यहाँ भी 98 to 100 ही आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, और लगभग इतने ही आपको Cl- आयन मिलेंगे। ठीक है, तो अल्फा देखो पूरा का पूरा टूट गया, 100 मॉलिक्यूल लिए थे HCl के, उस 100 मॉलिक्यूल ने 98 to 100 लगभग कंप्लीटली 100 H प्लस और कंप्लीटली 100 Cl- प्रोड्यूस कर दिए, मतलब जितने केटायन उतने एनायन प्रोड्यूस कर दिए, राइट। तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने कितना लिया था, राइट, हमने कितना लिया था, 100, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स टेकन, ऐसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं इस में लगाऊं, तो अल्फा का वैल्यू आप खुद देखो, कितने लिए थे हमने, 100 लिए थे, राइट। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, सॉरी, माय फॉल्ट बच्चों, डिसोसिएटेड, ये ऊपर आएगा आपका, और नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स टेकन, को ठीक कर लो, और मॉलिक्यूल्स टेकन, ऐसे लिख सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ, है ना, यहाँ एक वर्ड ऐड कर सकते हो, टोटल। तो ये हो गया आपका अल्फा का फॉर्मूला। अब इसमें लगाते हैं, ठीक है, अल्फा कितने आए डिसोसिएट होके, लगभग 100, राइट, तो 100 लिख लिया, कितने लिए थे, 100, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग 1। ठीक है ना, यहाँ से तो 1 ही आ रहा है, बट अगर मैं 98 लेता, 98/100 लिखता, तो लगभग 1 के आसपास आता, तो नियरली इक्वल टू 1 लिखते हैं हम लोग। या आप लोग लिख लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1 के आसपास, या हम इसको बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं, अल्फा कितना है, 100% है आपका। ठीक, वहीं पे अगर मैं इसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखूं, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है, और मैंने इसके ले लिया 100 मॉलिक्यूल्स, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये एसिटेट आयन देगा, आया ना।
ठीक है, और साथ में H+ दे। जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसने 5 ही प्रोड्यूस करे। कितने प्रोड्यूस करे? 5। आप देख रहे हो कितना कम डिसोसिएशन है, 5%। 100 लिए थे, 5 टूटे, राइट। तो 95 कहाँ गए? 95 अनडिसोसिएटेड ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे इस साइड, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। क्लियर? तो अल्फा का वैल्यू जब निकालोगे, राइट, तो हमें क्या लेना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड या मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स टेकन। तो 5/100 हो गया बच्चों 0.05। तो नियरली इतनी ही रहती है इनकी वैल्यू, या फिर हम इसको बोल देंगे 5%। अल्फा का वैल्यू जो है वो लगभग इतना रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। ये इसलिए डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत जगह इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे अलग अलग करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा, वो नियरली इक्वल टू होता है बच्चों 1, क्योंकि पूरे के पूरे टूट जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लगभग 0.05, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 0.05 बोल देते हैं या फिर 5% बोल देते हैं। जैसे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह होते हैं वो सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉलम में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रॉन्ग और वीक तो समझ में आ गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, राइट। क्योंकि हमने अभी तक मेटालिक वाली तो डिस्कस करी थी, इलेक्ट्रिकल नहीं डिस्कस की थी। तो सबसे पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वहां पे नेचर ऑफ मेटल होता था ऐसे ही यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। भाई कोई पूरा टूटता है, कोई आधा टूटता है, अभी भी डिस्कस किया, कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा। तो जो स्ट्रांग होगा वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जो वीक होगा वो कम आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो कंडक्टेंस भी कम होगी, राइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ये समझना जरूरी है कि हमारे पास दो तरह के हमने पढ़े, स्ट्रॉन्ग और एक पढ़ा वीक, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग जो है आपका, वो आयंस, मोर आयंस है ना, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, मोर आयंस, और जिसकी वजह से मोर कंडक्टिविटी। और वीक वाला लेस आयंस, लेस कंडक्टिविटी। ठीक, समझ में आ गया होगा आई गेस आराम से। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। अब आपका सॉल्वेंट कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जनरली पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएशन ज्यादा होता है। आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे इसके बारे में, तो ऑर्गेनिक में भी यूज है ना नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, राइट। और दूसरी चीज है उसकी विस्कोसिटी। आप सब फिजिक्स पढ़ चुके हो, विस्कोसिटी में आपको पता है क्या होती है, फ्रिक्शन की तरह होती है। तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, राइट, उतना कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन के क्या होगी? विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि अगर विस्कस होगा तो आयंस को ज्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देगा, राइट। जैसे एग्जांपल हनी ले लो और वाटर ले लो, तो हनी ज्यादा विस्कस होता है। अगर हनी को मैं यहाँ से रूम में ऐसे फेंक दूं हनी की बॉटल, तो हनी जो है यहाँ से वहां तक ट्रेवल नहीं करेगा, यहीं रुक जाएगा। पानी फेंक दूं तो वो ट्रेवल कर जाएगा, राइट, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो अगर विस्कस ज्यादा होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें आयंस का फ्लो कम हो जाएगा। आयंस का फ्लो कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे सॉल्वेंट के बारे में मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई। पोलर सॉल्वेंट हो गया, जैसे पानी है, पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट H2O। और जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन आपको पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इससे फर्क पड़ता है, वाटर ज्यादा डिसोसिएट करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एज कंपेयर टू बेंजीन। चलिए, तीसरा आ गया हम लोग, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी में शायद ये चीजें कम डिस्कस है, लेकिन इसको सीख लो। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस से मतलब क्या है यहाँ पे? अब आप मुझे एक चीज बताओ, कोई रेस हो रही है, उसमें एक पतला इंसान तेज दौड़ेगा कि मोटा इंसान तेज दौड़ेगा? तो 99% चांसेस यही है, अगर मैं एक्सेप्शन निकाल दूं, पतला इंसान तेज दौड़ेगा, राइट, क्योंकि उसका साइज थोड़ा छोटा है, राइट, वो फटाफट निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, अगर आयन का साइज छोटा है तो उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आयन का साइज बड़ा है, मोटा है, बल्कि है, उसकी कंडक्टिविटी पावर क्या होगी? कम होगी, राइट। तो साइज ऑफ द आयन का मतलब यहाँ पे यही है। दूसरा वर्ड उसने लिखा है सॉल्वेशन, इसको थोड़ा समझेंगे। सॉल्वेशन कह लो या फिर वाटर के केस में बच्चों इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। सॉल्वेंट कोई भी होगा जनरल, तो सॉल्वेशन।
अगर वाटर रख दूंगा सॉल्वेंट तो फिर हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, देखो सॉल्वेशन का मतलब समझो क्या है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो Li है मेरे पास, लिथियम प्लस, ठीक है, ये मेरे पास आयन है। अगर ये गैसेस स्टेट में है, इसके आसपास पानी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये फटाफट दौड़ेगा, बहुत तेज इसकी स्पीड होगी, इसकी कंडक्टिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा सा है। लेकिन पानी के अंदर क्या होता है ना, इसके साथ दिक्कत क्या है, जब ये पानी के अंदर जाता है ना, तो भाई ये दोस्ती बहुत काटता है, ठीक है, इसकी दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, उस दोस्ती का इसको नुकसान होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके जो दोस्त हैं वो सारे इसके साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, और चलते फिरते इसके साथ हैं, तो इसको अपना मी टाइम नहीं मिल पाता, अकेले नहीं हो पाता, राइट। एनी टाइम जो है इसके आसपास भीड़ होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, इसके दोस्तों की। अब ये क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव पार्ट मैं बना रहा हूँ, ये इस पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और इस इंटरेक्शन की वजह से बच्चों क्या होता है, इसका साइज ना पूरा हो जाता है, इतना हो। तो वो देख रहे हो कि पतला दुबला सा एक आदमी था जिसका साइज छोटा सा था, अब उसके आसपास दोस्त यार चलते हैं, कुछ 10-15 गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, काफिला चलता है पूरा, अब इसको छोटी सी गली से आप नहीं निकाल सकते, राइट। तो वही प्रॉब्लम यहाँ Li प्लस एक्वस के साथ है। जैसे ही वो पानी में गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट जो है उसने उसको घेर लिया, और इसकी वजह से इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेटेड रेडियस बहुत ज्यादा हो गया, पहले इतना सा था, अब ये पूरा हो गया। हाइड्रेटेड रेडियस होने की वजह से इसकी मूवमेंट वीक हो जाएगी, मतलब इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से कंडक्शन कम करेगा। तो अगर आपके सामने कभी लिखा है लिथियम प्लस गैसेस, अगर कुछ भी लिखा तो गैसेस ही मान के रखना है, और लिथियम प्लस एक्वस, और आपसे पूछे कंडक्टिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो आंख बंद करके मार्क कर देना लिथियम प्लस गैसेस, ठीक है। लिथियम प्लस एक्वस में जाके दोस्ती करता है, या कोई भी आयन, ठीक है ना, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा हाइड्रेट होगा, और जिसकी वजह से उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना दिक्कत होगी इलेक्ट्रोलाइट्स को चलने फिरने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ऐसे फिक्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड समझा दूंगा मैं क्या होते हैं डिटेल में, ये दोनों रॉड है, ठीक है, ये दोनों रॉड है, मान लो एक को मैंने मान लिया पॉजिटिव है और एक को मैंने मान लिया नेगेटिव है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन पड़ा है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन पड़ा है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे आयंस पड़े हैं, राइट। सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इसी को कंडक्टेंस बोलते भी हम लोग। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जब ज्यादा आपके पास आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के बजाय आपस में दोस्ती करेंगे, है ना, अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वहां जाने के बजाय, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी कम होने लगेगी, राइट। आई गेस समझ में आ गया होगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम। हाँ, अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूं, इसको पतला कर दूं, तो ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाएगी, है ना, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट इज वाई जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड, ठीक है। कम मतलब, और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लो मैं दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर कर रहा हूँ या दोनों वीक को कर रहा हूँ, तब है ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास एक एसिटिक एसिड है और मेरे पास एक HCl है, आपको पता है ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है। भाई अगर ऐसा हुआ तो 1 मोलर में ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसी की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं, वीक वीक को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि कंडक्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डाइल्यूशन। तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करके रखोगे उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, और उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर, इसको डिस्कस करना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ती है ना। ये इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीजें। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। सारा खेल ही नंबर ऑफ आयंस का है। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगी, डिसोसिएशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एज कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस किया। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कर देना वीडियो में आप, या मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे पहले लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में और चीजें पढ़ाऊंगा। ओम्स लॉ वहां डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, फिजिक्स वाला वही ओम्स लॉ जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसकी जरूरत हमें यहाँ पे भी पड़ेगी। वो पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज्वाइन करना आप। आज के लिए इतना ही रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।